समिन जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम एक तवैफ़ का ख़त है और ये ख़त तक़सीम के बाद लिखा गया। तवैफ़ लिखती हैं, मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आपको किसी तवैफ़ का ख़त ना मिला होगा। ये भी उम्मीद करती हूँ कि आज तक आपको मेरी और इसके माश की दूसरी औरतों की सूरत भी ना देखी होगी। ये भी जानती हूँ कि आपको मेरा ये ख़त लिखना किस कदर मायूब है, और वो भी ऐसा खुला ख़त। मगर क्या करूं, हालात कुछ ऐसे हैं और इन दोनों लड़कियों का तकाजा इतना शदीद है कि मैं ये ख़त लिखे बगैर नहीं रह सकती। ये ख़त मैं नहीं लिख रही हूँ, ये ख़त मुझसे बीला और बतूल लिखवा रही है। मैं सद दिल से माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरे ख़त में कोई फ़िक्र आपको नागवार गुजरे तो आप उसे मेरी मजबूरी समझिएगा। बीला और बतूल मुझसे ये ख़त क्यों लिखवा रही हैं, ये दोनों लड़कियां कौन हैं और इनका तकाजा इस कदर शदीद क्यों है, ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको अपने मुताल्लिक़ कुछ बताना चाहती हूँ। घबराइए नहीं, मैं आपको अपनी घनूनी ज़िंदगी की तारीख से आगाह नहीं करना चाहती। मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि मैं कब और किन हालात में तवाइफ बनी। मैं किसी शरीफाना जज्बे का सहारा लेकर आपसे किसी झूठे रहम की दरख्वास्त करने नहीं आई हूँ। मैं आपके दर्दमंद दिल को पहचान कर अपनी सफाई में झूठा अफसाना मोहब्बत नहीं गढ़ना चाहती। इस खत के लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको तवैफ़ों के मामूल से आगाह करूं। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना, मैं सिर्फ अपने मुतालिक चंद ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जिनका आगे चलकर बीला और बतूल की ज़िंदगी पर असर पड़ सकता है। आप दोनों कई बार बम्बई आए होंगे। जिन्ना साहब ने तो बम्बई को बहुत देखा है, मगर आपने हमारा बाजार काहे को देखा होगा। जिस बाजार में मैं रहती हूँ वो फारिस रोड कहलाता है। फारिस रोड गरांट रोड और मदनपुरा के बीच में वाक़े है। ये बाज़ार बहुत खूबसूरत नहीं है, इसके मकीन भी खूबसूरत नहीं है। इसके बीचों बीच ट्राम की गड़गड़ाहट शब रोज़ जारी रहती है, जहाँ भर के आवारा कुत्ते और लौंडे बेकार और जराइम पेशा मखलूक उसकी गलियों का तवाफ करती नजर आती है। लंगड़े लूले ओबाश तमाशबीन काने कोकीन बाज और जेब कुतरे इस बाजार में सीना तान कर चलते हैं। गलीज होटल, सिले हुए फुटपाथ पर कचरों के ढेरों पर उड़ती हुई लाखों मक्खियाँ, लकड़ियों और कोलों के अफसुर्दा गोदाम, पेशावर दलाल और बासी हारे बेचने वाले कूक शास्त्र और नंगी तस्वीरों के दुकानदार, गालियां बकने वाले पहलवान, हमारी समाजी जिंदगी का सारा कूड़ा क्रिकेट आपको फारिस रोड पर मिलता है। ज़ाहिर है अब यहाँ क्यों आएंगे, कोई शरीफ आदमी इधर का रुख नहीं करता। मैं एक बार जिन्ना साहब की कोठी के सामने से गुजरी थी और वहाँ मैंने झुक कर सलाम भी किया था। बतूल भी मेरे साथ थी। बतूल को आपसे जिस कदर अकीदत है इसको मैं कभी ठीक तरह से बयान न कर सकूं। खुदा और रसूल के बाद दुनिया में अगर वो किसी को चाहती है तो सिर्फ वो आप है। उसने आपकी तस्वीर लाकट में लगाकर अपने सीने से लगा रखी है, किसी बुरी नीयत से नहीं। बतूल की उम्र अभी 11 बरस की है, छोटी सी लड़की ही तो है वो। गो फारिस रोड वाले अभी से उसके मुतालिक बुरे बुरे इरादे कर रहे हैं, मगर खैर वो आपको नहीं बताऊंगी। ये तो है फारिस रोड जहां मैं रहती हूँ। फारिस रोड के मगरबी सिरे पर जहां चीनी होजाम की दुकान है, उसके करीब एक अंधेरी गली के मोड़ पर मेरी दुकान है। लोग तो उसे दुकान नहीं कहते, मगर खैर आप दाना है, आपसे क्या छुपाऊंगी, यही कहूंगी वहां पर मेरी दुकान है। और वहां पर मैं इस तरह व्यापार करती हूँ जिस तरह सब्जी वाला, फल वाला, होटल वाला, मोटर वाला, सिनेमा वाला, कपड़े वाला या कोई और दुकानदार व्यापार करता है। और हर व्यापार में गाहक को खुश करने के अलावा अपने फायदे की भी सोचता है। मेरा व्यापार भी इस तरह का है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं ब्लैक मार्केट नहीं करती और मुझ में और दूसरे व्यापारियों में कोई फर्क नहीं। ये दुकान अच्छी जगह पर वाक़ई नहीं है। यहाँ रात तो कजा दिन में भी लोग ठोकरें खा जाते हैं। इस अंधेरी गली में लोग अपनी जेबें खाली करके जाते हैं, शराब पी कर जाते हैं, जहाँ भर की गालियाँ बकते हैं, यहाँ बात बात पर छुरा जनी होती है और हर वक्त जान को खतरा भी होता है। मैं कोई अच्छी तवैफ नहीं हूँ कि पून जाके रहूँ या वुर्ली पर समंदर के किनारे कोठी ले सकूँ। मैं एक बहुत ही मामूली दर्जे की तवैफ हूँ, मगर मैंने सारा हिंदुस्तान देखा है और घाट घाट का पानी पिया है और हर तरह के लोगों की सोबत में बैठी हूँ। लेकिन अब 10 साल से इसी शहर मुंबई में हूँ, इसी फारस रोड पर। मैं तो रात भर नाचती हूँ, गाती हूँ और दिन को वहीं गौ तकिए पर सर टेक कर सो जाती हूँ। बेला और बतूल को पीछे का कमरा दे रखा है। अक्सर गाहक जब उधर मुंह धोने के लिए जाते हैं तो बेला और बतूल फटी फटी निगाहों से उन्हें देखने लग जाती है।
جو کچھ ان کی نگاہیں کہتی ہیں میرا یہ خط بھی وہی کہتا ہے۔ اگر وہ میرے پاس اس وقت نہ ہوتی تو یہ گناہگار بندی آپ کی خدمت میں یہ گستاخی نہ کرتی۔ جانتی ہوں دنیا مجھ پر تھو تھو کرے گی، سوچتی ہوں شاید آپ تک میرا یہ خط بھی نہ پہنچے، پھر بھی مجبور ہوں یہ خط لکھ کے رہوں گی کہ بیلا اور بطول کی مرضی یہی ہے۔ شاید آپ قیاس کر رہے ہوں کہ بیلا اور بطول میری لڑکیاں ہیں، نہیں یہ غلط ہے، میری کوئی لڑکی نہیں ہے۔ ان دونوں لڑکیوں کو میں نے بازار سے خریدا ہے۔ جن دنوں ہندو مسلم فساد زوروں پر تھا، گرانٹ روڈ اور فارس روڈ اور مدن پورہ پر انسانی خون پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا، ان دنوں میں نے بیلا کو ایک مسلمان دلال سے 300 روپے کے عوض خریدا تھا۔ یہ مسلمان دلال اس لڑکی کو دہلی سے لایا تھا جہاں بیلا کے ماں باپ رہتے تھے۔ بیلا کے ماں باپ راولپنڈی میں راجہ بازار کے عقب میں پونچھ ہاؤس کے سامنے کی گلی میں رہتے تھے۔ متوسط طبقے کا گھرانہ تھا، شرافت اور سادگی گھٹی میں پڑی تھی۔ بیلا اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور جب راولپنڈی میں مسلمانوں نے ہندو کو تحت طیگ کرنا شروع کیا تو یہ اس وقت چوتھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ یہ 12 جولائی 1947 کا واقعہ ہے۔ بیلا اپنے سکول سے پڑھ کر گھر آ رہی تھی کہ اس نے اپنے گھر کے سامنے اور دوسرے ہندوؤں کے گھروں کے سامنے ایک جمع غفیر دیکھا۔ یہ لوگ مسلح تھے اور گھروں کو آگ لگا رہے تھے اور ان لوگوں اور ان کے بچوں اور ان کی عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر انہیں قتل کر رہے تھے، ساتھ ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ بھی بلند کرتے جاتے تھے۔ بیلا نے اپنے آنکھوں سے اپنے باپ کو قتل ہوئے دیکھا، پھر اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو دم توڑتے ہوئے دیکھا۔ وحشی مسلمانوں نے وہ اعضاء کاٹ کر پھینک دیے تھے جن سے ایک ہندو ماں یا مسلمان ماں، عیسائی ماں یا یہودی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور انسانوں کی زندگی میں کائنات کی وسعت میں تخلیق کا ایک نیا باپ گھولتی ہے۔ ان کو اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ کاٹ ڈالا گیا۔ کسی نے تخلیق کے ساتھ اتنا ظلم کیا تھا، کسی ظالم اندھیرے نے ان کی روح میں یہ سیاہی بھر دی تھی۔ پنڈت جی اور جناح صاحب، میں نے قرآن پڑھا ہے اور میں جانتی ہوں کہ راولپنڈی میں بیلا کے ماں باپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسلام نہیں تھا، وہ انسانیت نہ تھی، وہ دشمنی بھی نہ تھی، وہ انتقام بھی نہ تھا، وہ ایک ایسی بے رحمی، بزدلی اور شیطانیت تھی جو تاریخی کے سینے سے پھوٹتی ہے اور نور کی آخری کرن کو بھی داغدار کر جاتی ہے۔ بیلا میرے پاس ہے، مجھ سے پہلے وہ داڑھی والے مسلمان دلال کے پاس تھی۔ بیلا کی عمر 12 سال سے زیادہ نہیں تھی جب وہ چوتھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ اپنے گھر میں ہوتی تو آج 5ویں جماعت میں داخل ہو رہی ہوتی، لیکن اس نازک کلی کو بے وقت خزاں آ گئی۔ اب بیلا 12 برس کی نہیں معلوم ہوتی، اس کی عمر تھوڑی ہے لیکن اس کی زندگی بہت بری ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو ڈر ہے اور انسانیت کی جو تلخی ہے یا اس کا جو لہو ہے وہ موت کی پیاس ہے۔ قائد اعظم صاحب، شاید اگر آپ اسے دیکھ سکیں تو اس کا اندازہ کر سکیں، ان بے آسرا آنکھوں کی گہرائیوں میں اتر سکیں۔ آپ تو شریف آدمی ہیں، آپ نے شریف گھرانے کی معصوم لڑکیوں کو دیکھا ہوگا، ہندو لڑکیوں کو، مسلمان لڑکیوں کو۔ شاید آپ سمجھ جاتے کہ معصومیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ پنڈت جی، بطول اور بیلا دونوں سگی بہنوں کی طرح میرے ہاں رہتی ہیں۔ بطول اور بیلا سگی بہنیں نہیں ہیں۔ بطول مسلمان لڑکی ہے، بیلا نے ہندو گھر میں جنم لیا۔ آج دونوں فارس روڈ پر ایک رنڈی کے گھر میں بیٹھی ہیں۔ اگر بیلا راولپنڈی سے آئی ہے تو بطول جلندھر کے ایک گاؤں کھیم کرن کے ایک پٹھان کی بیٹی ہے۔ بطول کے باپ کی 7 بیٹیاں تھیں، 3 شادی شدہ اور 4 کنواریاں۔ بطول کا باپ کھیم کرن میں ایک معمولی کاشتکار تھا، غریب پٹھان لیکن غیرت مند پٹھان تھا۔ بطول اپنے باپ کی من پسند لڑکی تھی، 7 میں سب سے چھوٹی، سب سے پیاری، سب سے حسین بطول اس قدر حسین ہے کہ ہاتھ لگانے سے میلی ہوتی ہے۔ یہ خوبصورتی آج میری گندگی کے ڈھیر میں گڈمڈ ہو کر اس طرح پڑی ہے کہ اس کی پرکھ کرنے والا کوئی شریف آدمی اب مشکل سے ملے گا۔ بطول بالکل ان پڑھ ہے، اس نے صرف جناح صاحب کا نام سنا تھا، پاکستان کو ایک اچھا تماشا سمجھ کر اس کے نعرے لگائے تھے، جیسے 3-4 برس کے ننھے بچے گھر میں انقلاب زندہ باد کرتے پھرتے ہیں۔ ان پڑھ بطول کو بھی چند دن ہی ہوئے میرے پاس آئی، ایک ہندو دلال اسے میرے پاس لایا تھا، میں نے اسے 500 روپے میں خرید لیا۔ اس سے پہلے وہ کہاں تھی میں یہ نہیں کہہ سکتی۔ ہاں، لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے بہت کچھ کہا ہے کہ اگر آپ اسے سن لیں تو شاید پاگل ہو جائیں۔ بطول بھی اب نیم پاگل ہے۔
पंडित जी, उसके बाप को जाटों ने इस बेदर्दी से मारा है कि हिंदू तहजीब के पिछले 6000 बरसों के छिलके उतर गए हैं और इंसानी बर्बरियत अपने वैशी नंगे रूप में सबके सामने आ गई है। पहले तो जाटों ने उसके बाप की आंखें निकाल ली, फिर उसके मुंह में पेशाब किया, फिर उसके हल को चीर कर उसकी ये आंतें तक निकाल डाली, फिर उसकी शादीशुदा बेटों से जबरदस्ती मुंह काला किया। उस वक्त उनके बाप की लाश के सामने रिहाना, गुलदरकशा, मरजाना, सोहन बेगम, एक एक करके वैशी इंसान ने अपने मंदिर की मूर्तियों को नापाक किया। जिसने उन्हें जिंदगी अता की, जिसने उन्हें लूरियां सुनाई थी, जिसने उनके सामने शर्म और अज से और पाकीज़गी से सर झुकाया था, उन तमाम बहनों, बाहों और माओं के साथ। पंडित जी, शायद इससे ज़्यादा नागवार बातें आपसे अब तक किसी ने न की होंगी न सुनाई होंगी। फिर भी हमारे मुल्क में आज़ादी आ गई है, हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, और शायद एक तवैफ़ को भी अपने रहनुमाओं से पूछने का ये हक ज़रूर है कि अब बीला और बतूल का क्या होगा। बीला और बतूल दो लड़कियां हैं, दो कौमें हैं, दो तहजीबें हैं, दो मंदिर और मस्जिद हैं। बीला और बतूल आजकल फारस रोड पर एक रंडी के यहाँ रहती हैं जो चीनी हजाम के बगल में अपनी दुकान का धंधा चलाती है। बीला और बतूल को ये धंधा पसंद नहीं। मैंने उन्हें खरीदा है, मैं चाहूँ तो उनसे ये काम ले सकती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं ये काम नहीं करूँगी जो रावलपिंडी और जलंधर ने इनसे किया है। मैंने उन्हें अब तक फारिस रोड की दुनिया से अलग थलग रखा है। फिर भी जब मेरे गाहक पिछले कमरे में जाकर अपना मुंह हाथ धोने लगते हैं, उस वक्त बीला और बतूल की निगाहें मुझसे कुछ कहने लगती हैं। मुझे उन निगाहों की ताब नहीं, मैं ठीक तरह से उनका संदेशा भी आप तक नहीं पहुंचा सकती हूँ। आप क्यों न खुद इन निगाहों का पैगाम पढ़ लें। पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि आप बतूल को अपनी बेटी बना लें। जिनाज साहब, मैं चाहती हूँ कि आप बेला को अपनी दुख्तर नेक अख्तर समझें। ज़रा एक दफ़ा इन्हें इस फारिस रोड के चुंगल से छुड़ाकर अपने घर में रखिए और इन लाखों रूहों का नुहा सुनिए। ये नुहा जो नवाखाली से रावलपिंडी तलक और भरतपुर से बम्बई तक गूंज रहा है। क्या सिर्फ गवर्नमेंट हाउस में इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती? ये आवाज़ सुनेंगे आप, आपकी मुखलिस फारिस रोड की एक तवैफ।